हाँ तो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? तो जी मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक अकाउंट्स का क्लास 11th के लिए, जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। क्या नाम है? डेप्रीशिएशन। तो भैया देखो, ऐसा है कि डेप्रीशिएशन जो है क्लास 11th में पढ़ाया जाता है सबसे पहली पहली बार एक कॉमर्स के स्टूडेंट को अकाउंट्स के अंदर। एक कॉमर्स के स्टूडेंट को सबसे पहली पहली बार डेप्रीशिएशन सिखाया जाता है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। और ये जो है सीए फाउंडेशन हो, चाहे क्लास 12th पढ़ो या कभी भी पढ़ो, डेप्रीशिएशन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि एक बेसिक है जो यहाँ से आपके लिए शुरू होगा। और मैं इसकी पूरी वीडियो कोशिश करूंगा, इसकी 3 पार्ट्स में इसकी वीडियोस मैं बनाऊंगा और आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तो मेरी वीडियो से ध्यान से समझना और देखना। आपको बेसिक नॉलेज से लेकर जितनी भी आपकी क्लास 11th में सीए फाउंडेशन में जितनी भी नॉलेज होती है, वो सारी आपको समझ आ जाएगी। जितनी भी एक सिखाया जाता है वो आपको मैं यहाँ से इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिए, पहले तो बात करते हैं डेप्रीशिएशन सर होता क्या है। तो भैया देखो, ऐसा है कि जो डेप्रीशिएशन है ना, डेप्रीशिएशन का सिंपल साधारण मतलब ये होता है, अगर सरल भाषा में बोलूं, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। क्या बोला मैंने? कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट नॉर्मल वियर एंड टीयर। सर देखो, ऐसा है कि जो आपने स्टार्टिंग की लाइन बोली ना, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, वो तो समझ आ गई, मगर जो आपने बाद में बोली ना, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, वो समझ नहीं आई थोड़ी। कहना क्या चाहते हो? तो मैं बोलता हूं कि भाई देख, ऐसा है, मैं सिंपल आसान सा एक प्रैक्टिकल लाइफ वाला सवाल पूछता हूं तुमसे। एक बात बताओ, अगर आज तुम कोई फोन लेकर आते हो या कोई कार लेके आते हो, चलो मानते कोई गाड़ी लेके आते हो, तुम एक गाड़ी लेके आए, ठीक है ना, कोई सी भी गाड़ी जो भी तुम्हारी मनपसंद हो, मानते हैं एक गाड़ी लेके आए जिसका नाम है स्विफ्ट डिजायर। ठीक है ना, स्विफ्ट डिजायर तुम एक गाड़ी लेकर आए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो ये गाड़ी है, क्या ये जो गाड़ी है, क्या इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी? अगर मानते हैं कि स्विफ्ट डिजायर का टॉप मॉडल भी अगर आप लेके आए, तो मानते चलो 10 लाख रुपए का आप लेके आए, 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए, और आज ईयर चल रहा है 2022। 2022 में आप स्विफ्ट डिजायर लेके आए 10 लाख रुपए की। क्या 10 लाख रुपए जो इसकी आज वैल्यू थी, क्या आने वाले 5 साल बाद भी, क्या ये जब आप बेचने जाओगे तो इसकी वैल्यू इतनी रहेगी? क्या ये इतने में बिकेगी? क्या इसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी क्या भैया 5 साल बाद? आफ्टर 5 ईयर्स विल इट बी द सेम? बोलो भाई। नहीं ना। बोले सर कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या आप हमारे साथ? यार कैसी बात कर रहे हो? ऐसे तो फिर तो सभी कोई सी भी गाड़ी ले लेंगे बिना रीसेल, फिर हम रीसेल वैल्यू देखते ही क्यों है? तो भैया देखो, ऐसा है, मेरे को भी पता है, मैं भी बस आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखो, स्विफ्ट डिजायर जैसे कि अपन 10 लाख रुपए की आज लेके गए, तो 5 साल बाद इसकी वैल्यू ये सेम टू सेम नहीं रहने वाली है, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसा कम क्यों होता है? अब आप बोलोगे सर हम उसको चलाएंगे तो उसके टायर घिसेंगे, उसका इंजन थोड़ा सा काम में आएगा, वो वैल्यू उसकी वो धीरे धीरे हमारी यूजफुल लाइफ में काम आ रही, यूज हो रही है हमारी लाइफ, पूरे लाइफ पीरियड में, टाइम पीरियड में जितना भी हम उसको यूज कर रहे हैं, उन 5 सालों में हमने कुछ ना कहीं तरीके से, कैसे ना कैसे करके उसको यूज किया होगा। हम उसके बैठ के घूमने जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि अब वो उतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी 5 साल बाद। सर इसलिए उसकी वैल्यू कम हो रही है। मैं बोला अच्छा। फिर दूसरा बच्चा मुझसे पूछेगा, बोले सर एक बात बताओ, अगर ऐसा है, हम तो हमारी गाड़ी चलाते ही नहीं है, हम तो हमारी गाड़ी बहुत एकदम प्यार से, एकदम तो बस दिखाने के ही लोगों को लाए थे, तो बताओ सर 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू उतनी में बिकेगी क्या वो? मतलब भाई सुन, देख, मैंने लाइन बोली है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। अब इसका मतलब यह है कि तुमने अगर कोई असेट खरीदी है, तुमने अगर कोई असेट खरीदी, अब चाहे तुम उसका यूज करो या ना करो, उसकी वैल्यू तो कम होगी ही होगी।
चाहे तुम नॉर्मल यूज करो, कैसे भी यूज करो, उसकी वैल्यू तो कम होगी ही होगी, चाहे तुम उसका यूज ही मत करो, ड्यू टू टाइम पीरियड। ड्यू टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वजह से भी, नॉर्मल वियर एंड टीयर तो है ही, ड्यू टू टाइम पीरियड की वजह से भी इसकी वैल्यू में कमी आती है। जैसे कि अभी 10 लाख रुपए की स्विफ्ट डिजायर लाए, घर के बाहर सिर्फ खड़ी हुई, घर के बाहर छोड़ो, घर के गैरेज में ही खड़ी हुई थी, अगले 5 साल तक भी भैया ने, भैया एकदम मस्त, एकदम अपन ने कवर लगा के रखा हुआ था, 5 साल तक बीत गए, कवर ही नहीं उठाया, एकदम मस्त वैसी की वैसी है, चकाचक। भैया देख, वो थी 5 साल पहले की स्विफ्ट डिजायर, आज चल रहा है 2027 में, क्या पता स्विफ्ट डिजायर आती नहीं हो, क्या पता स्विफ्ट डिजायर बनाना ही कंपनी बंद कर चुकी है, तो कौन सी रीसेल वैल्यू, कौन सी गाड़ी, क्या किस बात की वैल्यू, किस बात की गाड़ी, भाई स्विफ्ट डिजायर बंद हो चुकी है, तो तू ऐसा कर, इसको रखी रख, है ना, अपने बच्चों को दिखाना कि देखो मैं कभी ये गाड़ी लाया था, है। तो ऐसा है कि आप कोई भी असेट खरीद कर लाते हो ना, तो उसके ऊपर हर एक असेट के ऊपर उसकी वैल्यू में कमी आती है, जिसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो इस असेट की जो वैल्यू कमाई ना, यूं मानो कि ये 5 साल बाद इस असेट की वैल्यू 2 लाख रुपए रह गई। अगर 5 साल बाद स्विफ्ट डिजायर अगर तुम वैल्यू निकालो तो उसकी बुक वैल्यू निकल के आती है 2 लाख रुपए, क्या आती है, 2 लाख रुपए निकल के आती है। तो जो 5 साल में वैल्यू ऑफ असेट में जो कमी आई ना, ये 8 लाख रुपए से जो वैल्यू में कमी आई, इसको भैया हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। इस 2 लाख को डेप्रीशिएशन नहीं बोल रहे हैं, ये जो 10 लाख से 2 लाख हुआ और ये 8 लाख रुपए की जो वैल्यू में कमी आई ना, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, उस अमाउंट को अपन जो बोलते हैं वो डेप्रीशिएशन बोलते हैं। बोले सर अब बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, अब बस सिखाना शुरू कर दो, ये करते क्या है, कैसे क्या सिखाना, उनको अकाउंट्स में क्या सीखना, थ्योरी तो समझ आ रही है। मतलब भाई रुको, थोड़ा सा रुको, बस 2-5 मिनट दो, फिर अपन आएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे। तो चलो देखो, ये होता है डेप्रीशिएशन। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ सर बात समझ आ रही है। तो चलो अब मेरी बात समझना कि ये जो डेप्रीशिएशन लगाया 8 लाख रुपए का, कि सर ये तो समझ गए हम, है ना। अब आपने एक बात तो हमको ही बता दी, देखो ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक तो वैल्यू में कमी आती है, एक टाइम पीरियड की वैल्यू में, टाइम पीरियड की वजह से, टाइम पीरियड बीतने की वजह से वैल्यू ऑफ असेट में कमी आ जाती है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो मैं बोला भाई देख, टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या आता है, आपकी असेट की वैल्यू में कमी आती है। बोले सर कैसे? तो देख भाई, आज जो मैं मोबाइल यूज करता हूँ, मानता हूँ अगर जो मैं ये मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल में यूज करता हूँ, तो इसमें मानते हैं अगर अभी मेरे इसमें एंड्रॉइड 12 चल रहा है ना, एंड्रॉइड 12 ही है, हाँ एंड्रॉइड 12 है, और मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू में, बोले सर हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, टाइम पीरियड की वजह से तो कमी आ ही रही है। अब एक बार बताओ, आज से 4 साल बाद इस फोन को मैं, चलो 4 साल छोड़ो, 5-6 साल बाद अगर इसको मैं बेचने जाऊंगा तो कौन खरीदेगा ये मोबाइल? सर कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि 5 साल बाद अगर खरीदेगा भी इसको तो बहुत कम दामों में खरीदेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। अब चाहे अभी को सर चमका के रखो, कैसे भी रखो, इस पे बिल्कुल भी स्क्रैच मत आने दो, फिर भी सर इसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। क्यों सर? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, इतना तो हम भी समझते हैं। तो मैं कब बोला भाई तुम नहीं समझते, है ना। तो सिंपल सी बात हमने सीखी, सर टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन की वजह से भी हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आ सकती है। इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं सर? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस यानी ड्यू टू टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी एसेट क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो चुकी है, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। तो जैसे जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आता जाएगा, आपकी वैल्यू ऑफ एसेट भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आपकी एसेट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी भैया? कम होती जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी से बने रहे, एडवांसमेंट इनोवेशन लाते रहे अपने प्रोडक्ट में भी। ये पढ़ते हैं ना अपन, बीएसटी में पढ़ते हैं, इसलिए तो पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर तुम एडवांसमेंट नहीं रह गए तो अपन पढ़ते हैं बीबीएस में। ये तो अपन अपने सिंगल प्रोडक्ट की बात करें कस्टमर की, वैसे बिजनेसमैन भी तो यही करता है, तभी तो बना रहना चाहता है मार्केट में, तो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना चाहिए उसको भी। चलिए सर, ये 3 बात समझ में आ गई। और कोई रीजन है क्या सर जिसकी वजह से भी इस हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आती है? सर एक तो आपने समझा दिया नॉर्मल वियर एंड टीयर,
सर दूसरा आपने समझा दिया एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम बीतने की वजह से। सर तीसरा आपने समझा दिया ऑब्सोलेंस, यानी जिसको अपन बोलते हैं कि सर टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी में कमी आ रही है ना। तो भैया चौथी चीज होती है, मानो ये जो श्याम भैया, मानते हैं श्याम भैया स्विफ्ट डिजायर लाए थे, है ना, ये स्विफ्ट डिजायर लाए थे, चलाते थे एकदम इसको जोरदार, है ना, गाड़ी में एम्पलीफायर गाना चलाकर और मस्त इसको भगाते थे 100 की 150 की स्पीड पर। एक दिन भैया गली में ही एक्सीडेंट कर बैठे, दुकान में दे दी सीधे गाड़ी। गाड़ी क्या मानी गई? अच्छा गाड़ी नई नहीं लाए थे, गाड़ी लाए थे कि अगले 3 या 4 दिन के अंदर 3 या 4 डेज में उस गाड़ी को क्या करी, दुकान में बैठ डाली, दुकान में बैठ दी, है ना, दुकान में बैठ दी, गाड़ी का बोनट टूर सब खुल के, फिर ऐसी गाड़ी ऐसी हो गई कि भैया हॉर्न के अलावा उस गाड़ी का सब बचता था, है ना। समझ रहे हो कि ये श्याम भैया हमारी गाड़ी लेके आए स्विफ्ट डिजायर, ये स्विफ्ट डिजायर ऐसी चलाई उन्होंने कि जोरदार, कि 3 से 4 दिन हुए ही नहीं थे कि गाड़ी एक दुकानदार को के अंदर जाके बैठ डाली, एक दुकान थी उसमें जाके बैठ डाली, गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट हो गया, चलाते थे मस्त। अब गाड़ी, उस गाड़ी की हालत ऐसी हो गई कि भैया हॉर्न के अलावा उस गाड़ी में सब बचता था, सब, है ना, बस हॉर्न के अलावा सब बचता था। तो अब मुझे एक बात बताओ, ना तो ज्यादा यूज किया, ना सर टेक्नोलॉजी पुरानी हुई क्योंकि 4 ही दिन हुए, ना सर क्या बोलते हैं टाइम ज्यादा हुआ तो एक्सपायरी ऑफ टाइम भी नहीं हुआ, ऑब्सलीट भी नहीं हुई, एक्सपायरी ऑफ टाइम भी नहीं हुआ, और ज्यादा यूज भी नहीं किया। क्या फिर तो ये असेट सेम वैल्यू होनी चाहिए असेट की? नहीं सर, हम है ना, हमारे पापा ऐसे बोलते हैं कि है ना, अगर गाड़ी एक बार एक्सीडेंटल कंडीशन में चली जाती है ना, अगर उसके नाम के आगे थप्पा लग जाता है एक्सीडेंटल है गाड़ी, तो भैया उसकी वैल्यू अपने आप में ही कम हो जाती है ना। नहीं पता हो तो अपने पापा से कभी पूछना कि पापा हमारे सर ऐसे कह रहे थे कि अगर गाड़ी पे एक्सीडेंटल नाम का थप्पा लग जाता है ना, कि अगर गाड़ी ऐसे हो जाता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, हम किसी को पता चल जाता है तो उसकी वैल्यू है ना कम हो जाती है। हाँ पापा बोलेंगे हाँ बेटा सही कह रहे थे। तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू एक्सीडेंटल, यानी कि एक्सीडेंट अगर कोई होता है, अगर आपकी असेट किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर भले ही आपने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया, उसके ऊपर गाड़ी वापस से चमका लियो, ठीक ठाक करवा लियो, मगर एक बार उसका कभी भी एक्सीडेंट भी हो चुका है ना, यानी कि कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ चुकी है आपकी गाड़ी के ऊपर, यानी आपकी कोई भी असेट के ऊपर, जैसे वो डिस्ट्रॉय हुई थी, क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। इसको भी डेप्रिसिएशन ही एक तरह से कहा जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा अलग डिटेल में फिर अपन कभी और पढ़ेंगे, मैं आपको कभी और समझा दूंगा, फिलहाल अपन जो अपने लेवल की बातें वो करके चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और सर और क्या तरीका है? सर एक तरीका ये भी है कि अगर हमारी लीगल टर्म्स में एक्सपायरी हो जाती है ना, तो भी हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आती है। देखना कैसे, चलो मैं इधर समझाता हूँ आपको। इधर देखो, मानते हैं एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया था हमने, एक प्लॉट लिया था, जो मानो वो लीज पर लिया था, और लीज थी 25 साल की, ठीक है ना, 25 साल की, 25 ईयर्स की लीज पर हमने एक लैंड लिया था जिसकी कीमत थी कितनी रुपए, 25 लाख रुपए थी, जो मानते हैं 25 लाख रुपए उसकी कीमत थी, ठीक है ना। अब 10 साल बीत गए, जो मानो 15 साल बीत गए, कितने साल सर, 15 साल बीत गए, 25 साल की लीज पर लैंड लिया था, 25 लाख रुपए की था, चुकाए थे, लीज पे लिया था, यानी कि सर 25 साल तक हम उसको यूज कर सकते थे। लीज पर लेने का मतलब है आप उसको अपने बिजनेस पर्पज के लिए, अपने जिस भी पर्पज के लिए आपने खरीदा है, आप उसको यूज कर सकते हो उस लैंड को, लीज का मतलब ये मानते हैं, ठीक है। चल, तो 25 साल की लीज पे लिया था, 25 लाख रुपए में लिया था। तो अब एक बार बताओ कि अगर 15 साल बाद अगर आप उसको लीज बैक करना चाहते हो, वापस देना चाहते हो, अगर उसको वापस लौटाना चाहते हो, उसके अपने उस लीजर को जिससे आपने लीज पे लिया है, अगर लीजी उसको लीजर को वापस लौटाना चाहता है, तो क्या 15 साल बाद वो उससे 25 लाख रुपए ही वसूल करेगा क्या? नहीं सर, और उसने 15 साल तो यूज कर चुका है ना, तो सर ऐसा है कि देखो 25 साल 25 लाख रुपए पे लिया, यो मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए सालाना,
25 लाख डिवाइड बाय 25 भी करें तो 1 लाख रुपए साल का है। तो सर 15 साल यूज कर लिया तो 15 लाख की तो उसने फायदा उठा लिया ना हमारी लैंड का, हमारी जमीन का उसने 15 लाख रुपए का तो फायदा उठा लिया है। तो सर ऐसा है कि 15 साल बाद अगर वो बंदा हमको हमारी लैंड वापस लीज बैक करना चाह रहा है, वापस लौटाना चाह रहा है लीज पे से, तो सर उसकी जो वैल्यू है वो हम 10 लाख रुपए ही लगाएंगे, बल्कि उससे भी कम लगाएंगे, क्योंकि ये तो है ही, ऊपर से सर कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था एक तो लीज का, वो भी तो सर उसने ब्रीच ही कर रहा है ना एक तरह से, 25 साल का हुआ था। तो सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना, तोड़ देना, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, आप टर्म्स एंड कंडीशन से मुकर रहे हो एक तरह से। 25 साल के लिए मांगा था और अब क्या बोल रहे हो, 15 साल में ही वापस लौटाना चाह रहे हो, कंडीशन ब्रीच कर रहे हो। तो भैया ब्रीच ऑफ कंडीशंस के भी कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं, डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। और दूसरी बात, ये तो चलो वो लॉ की बातें वो अपन फिर कभी पढ़ेंगे जब आप बड़े हो जाओगे, बीकॉम में आ जाओगे। फिलहाल तो अपन ये पढ़ते हैं कि भैया देखो ऐसा है, लीगल टर्म्स की वजह से भी एक तो ये है कि सर लीगल टर्म्स एक्सपायर हुई तो ये देखो 15 साल बीत गए तो अब उसकी वैल्यू 15 लाख ही रह गई। दूसरी बात, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन करते एंड सॉरी 15 लाख रुपए कम हो गए तो 10 लाख रुपए रहेगा, और ब्रीच ऑफ कंडीशन की वजह से भी सर उसकी वैल्यू में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमको उसके डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो सर हमने ये चीजें सीख ली, आपने ये चीजें हमको बता दी एकदम सही तरीके से। सर डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, एक तो सर एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से, दूसरा सर लीगल टर्म्स एक्सपायर हो जाती है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से भी हो जाता है सर, ऑब्सोलीट हो जाती है हमारी एसेट, यानी कि हमारी एसेट की टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। सर ये कुछ कारण थे कि डेप्रिसिएशन हमारी एसेट के ऊपर लगाया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर डेप्रिसिएशन क्या हर एसेट के ऊपर लगाया जाता है? क्या हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है क्या? बोलो भाई, एक सेकेंड। क्या हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है क्या? बताओ। तो मैं बोला कि नहीं भाई, हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, एक्सेप्ट लैंड और एनी इंटेंजिबल एसेट। कोई भी इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, राइट्स, ये सब क्या होती है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। लैंड आप जानते हो लैंड क्या होती है, इन दो को छोड़कर बाकी सब एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। लैंड को कभी भी एएस नंबर 10 डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है भैया, एएस नंबर 10। एएस 10 ये कहता है कि इसको बोलते हैं वैसे पीपीई, ठीक है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, मतलब डेप्रिसिएशन का टॉपिक बताया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि एक्सेप्ट लैंड एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ऑल एसेट्स आर डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर अगर बात करी जाए तो लैंड को और इंटेंजिबल एसेट्स को डेप्रिशिएबल एसेट नहीं माना गया है, बाकी सब एसेट्स को डेप्रिशिएबल एसेट्स माना गया है, ठीक है ना। चलो, तो सर लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जा सकता क्या? भाई देख, एक एग्जांपल दे दिया, और भी एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जहाँ पे लैंड की वैल्यू में कमी आ सकती है। वैसे तो हम हमेशा पढ़ते हैं जमीनों के दाम कभी भी कम नहीं होते, हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जमीनों के दाम भी कम हो जाते हैं। सुना होगा आपने, सपोज मानो एक जमीन है, उसके बगल में अगर शमशान घाट खुल गया, मतलब खुल गया, शमशान घाट है या बना दिया गया, तो भैया उसकी वैल्यू कम हो जाती है। होता ही नहीं होता है? सर होता है, बिल्कुल होता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि मंदिर भी बना देते, तो मैंने सुना है कि उसके एसेट की वैल्यू तो भी कम हो जाती है। तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे लैंड की वैल्यू भी कभी कभार कम हो जाती है, ठीक है। चलिए जी सर, अब डेप्रिसिएशन की हम धीरे धीरे चीजें सीखने लगे हैं, तो अब आप हमको सर क्वेश्चंस कब कराओगे? तो मैं बोला कि भाई देख, रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, है ना। चलो सर, डेप्रिसिएशन लगाना क्यों है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सर हमको क्या मतलब है, हमको फायदा क्या है? सर हम क्यों हमारी बैलेंस शीट में हम हमारी एसेट को कम वैल्यू पे दिखाएं? हमारा क्या फायदा? बोले भाई देख, फायदा की बात छोड़, पहली बात तो सबसे जरूरी बात तो ये कि कंप्लायंस करनी पड़ती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, एएस नंबर 10 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं तो बोलते हैं कि तुमने कोई भी एसेट लाए हो तो डेप्रिसिएशन लगाओ, अदरवाइज बाहर हो जाओ।
बाहर क्या अंदर हो जाओ, है ना। तो डेप्रीशिएशन सबसे पहले तो कंप्लायंस है, करनी ही पड़ती है। हर एक अकाउंटिंग फर्म जो अकाउंटिंग मतलब कि हर एक फर्म जो कि अकाउंटिंग कर रही है, अकाउंटिंग फॉलो कर रही है प्रिस्क्राइब मैनर में, तो उसको डेप्रीशिएशन तो लगाना ही पड़ेगा हमारी अपनी अपनी एसेट्स के ऊपर। अब बात करते हैं सर इससे फायदा क्या होगा। तो भैया ऐसा इसलिए है कि इससे तुम्हारे को तुम्हारी बैलेंस शीट एक्यूरेट दिखाई देगी। सर एक्यूरेट कैसे? एक्यूरेट ऐसे कि भाई जो मशीन तुम लाए थे आज से 10 साल पहले, वो 10 लाख रुपए की थी, तो 10 साल बाद उसकी बुक वैल्यू जरूरी नहीं 10 लाख रुपए ही रहेगी, उसकी वैल्यू कम आएगी, जिसकी वजह से तुमको उसको बैलेंस शीट में उसी वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा जितने की वैल्यू अब वो आज रह गई है। क्योंकि इस वजह से तुम जो बिल्डिंग, जो तुम्हारी मशीनरी जो भी थी वो 10 लाख रुपए की थी, अगर तुम उसको आज भी 10 लाख पे दिखाओगे 10 साल बाद भी, तो इससे तो तुम इन्वेस्टर को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ना भैया। तो ये सब हरकतें मत करो। जरूरी है ये दिखाना ताकि तुम्हारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, तुम्हारी बैलेंस शीट एक्यूरेट दिख सके, ठीक है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू हो सकते हैं, तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़कर ना आए। क्योंकि डेप्रीशिएशन जो है अल्टीमेटली पीएनएल में भी चार्ज होता है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया जाता है, जो कि क्या होता है, मेरी बात सुनना, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है सर? डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, तो वो एक्सपेंडिचर तो है, मगर उसमें से हमारा पैसा थोड़ी जा रहा है भैया, पैसा हमारी जेब से नहीं जा रहा है, मगर फिर भी हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोला गया है। लॉस मत बोल देना। ये क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू में कमी तो आ रही है, मगर हमारी जेब से पैसा निकल कर नहीं जा रहा, इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोला गया है। ठीक है सर, बात समझ आ रही है धीरे धीरे? मतलब भाई आएगी, बिल्कुल आएगी, ढंग से सुनोगे, मैं भी तो धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आएगी, है ना। चलो, तो ये जो खर्चा है, हम जानते हैं कि खर्चे क्या होते हैं सर? डेबिट होते हैं। तो सर खर्चे को हम डेबिट कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं, इस डेप्रीशिएशन की एंट्री अल्टीमेटली हम कर देते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। एक बार मैं इतनी बता रहा हूँ, जनरल एंट्री धीरे धीरे पूरी सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये डेप्रीशिएशन P&L में चार्ज हो जाएगा, जिससे क्या होगा सर? हमारा नेट प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट डेप्रीशिएशन चार्ज करने से अगर 30 लाख रुपए था, और अगर डेप्रीशिएशन 1 लाख का था, तो वो नेट प्रॉफिट कितने का रह जाएगा सर? 29 लाख का रह जाएगा, है ना। तो सर इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे फर्क पड़ा? अरे भाई नेट प्रॉफिट से कैसे फर्क पड़ा देख, अब मैं तेरे को प्रॉपर बैलेंस शीट के तरीके से ही समझाता हूं कैसे फर्क पड़ता है। ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट। अब जरा देखना, ढंग से समझना। लायबिलिटीज में सबसे पहले यहां आता है कैपिटल, और कैपिटल में जुड़ता है सर नेट प्रॉफिट। क्या जुड़ता है? नेट प्रॉफिट। यहां आती है एसेट, जैसे मानते हैं अपन कि मैं ले ली प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे प्लांट का मतलब वो पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है ना, उनको प्लांट माना जाता है अकाउंट्स में। तो मानते हैं प्लांट एंड मशीनरी, और एक है कैपिटल। मानते हैं कि कैपिटल जो है हमारे बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस है हमारा, उसकी फर्म की बिजनेस की कैपिटल है 10 लाख रुपए। कितनी सर? 10 लाख रुपए, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन लगाने के बाद नेट प्रॉफिट निकल के आया है 29 लाख। वैसे नेट प्रॉफिट हमारा था कितने का सर? 30 लाख रुपीस का, मगर इसमें अभी डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया गया है। तो सर डेप्रीशिएशन अगर चार्ज नहीं करते हैं तो जरा बताना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कैसे फर्क पड़ता है। तो जरा देखो, ये 10 लाख का। अच्छा एक और चीज लिखते थे, कैश एट बैंक, क्योंकि ये जो 10 लाख रुपए कहाँ से आए होंगे कि भाई प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया, वही तो ये 10 लाख रुपए, तो कैश एट बैंक भी आता है 10 लाख रुपए, है ना।
ठीक है। तो 10 लाख रुपए ये, और यानी कि ये एंट्री होती है ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो एंट्री हो गई कैश डेबिट, यानी कैश तो असेट हो, कैश है, अच्छा कैश एट बैंक नहीं, फिर ऐसा लिख लो इसको कैश इन हैंड लिख लो, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना भाई। कैश लगाया था, कैश डाला, बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, तो 10 लाख रुपए। एक प्लांट एंड मशीनरी भी थी, ठीक है ना, ऑलरेडी उसके पास ये मानो एक प्लांट एंड मशीनरी भी वो मानते हैं, चलो 10 लाख रुपए की, या 10 लाख की माने कितने की माने, एक सेकेंड रुकना जरा, इसको अपन मानते हैं, चलो इसको बाद में लेते हैं, पहले बात करते हैं 30 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। अगर 10 लाख में से 30 लाख में जोड़ता हूं, 30 लाख रुपीस, तो ये निकल कर आता है मेरा 40 लाख रुपीस। और अब मैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अगर मैं मानता हूं, चलो मेरे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अगर अपन माने कि ये 30 लाख रुपए थी, कितने रुपए थी सर, 30 लाख रुपीस थी, ठीक है। 30 लाख रुपए थी, 30 लाख रुपए की हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी। सर अभी इसमें से सर डेप्रीशिएशन तो माइनस कर लो, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की आपने बोला सर डेप्रीशिएशन जो है ना उस वो था 1 लाख रुपए का, कितने रुपए का सर, 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन था, 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन था, तो 1 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस हो जाएंगे, तो सर 1 लाख रुपए इसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बच गई सर 29 लाख रुपीस, है ना। 29 लाख रुपए तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बचती है। तो सर यहाँ तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं कर रही, क्योंकि हम तो अकाउंटिंग इक्वेशन सीख के आए हैं, है ना, हमको तो हमारी मैम ने, हमारे सर ने सिखाया है सर असेट जो होती है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं होती है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाई देखो डेप्रीशिएशन लगाया है तो उसको फाइनेंशियल पोजीशन, डेप्रीशिएशन लगाना इसलिए जरूरी है कि ताकि उससे तुम्हारी ट्रू एंड फेयर व्यू पता चल सके कि फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ स्टैंड करते हैं। कि अगर तुमने इसको नेट प्रॉफिट में चार्ज किया होता, अगर इसको नेट प्रॉफिट में से माइनस किया होता, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता सर, 29 लाख रुपीज ही आता कि नहीं आता बताओ। तो सर 29 लाख रुपीज आता, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल में भी 29 लाख रुपीज ही ऐड होता, ठीक है। तो ये भी हमारी कितनी आती सर, 39 लाख रुपीज आती। सॉरी, तो बैलेंस शीट मैच हो गई, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि इससे तुम्हारा ट्रू एंड फेयर व्यू पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन का, तुम्हारी बैलेंस शीट एक्यूरेट आती है ना। अच्छा सर और क्या फायदा है डेप्रिसिएशन लगाने का, ये दो तो समझ आ गया, और क्या सर, और ये है कि अगर तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ना, तो तुम एकदम करेक्ट अपना प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल पाते हो। तुम जो भी सामान बना रहे हो असल में उसकी लागत कितनी आ रही है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो तुम इजीली कैलकुलेट कर पाते हो और करेक्ट कैलकुलेट कर पाते हो एक्चुअल जो कॉस्ट आती है। क्योंकि अगर तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर रहे तो उसको बनाने में जो तुम्हारी मशीन की वैल्यू कम आ रही है, कम हो रही है, बनाने की वजह से तुम्हारी मशीन की वैल्यू जो कम हो रही है वो तो तुम कस्टमर से वसूल ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नुकसान होगा। तो भैया ऐसा है कि अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे, सपोज मानो 1 लाख रुपए हर साल तुम्हारी असेट की वैल्यू कम होती है और 1 लाख यूनिट्स बनती है, 1 लाख यूनिट साल भर में बनती है और 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू हर साल में कमी आ जाती है। तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए क्या 1 रुपए मशीन का खर्चा नहीं हुआ ना, तो अब ये 1 रुपए भी तुम्हारा कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो जैसे ही सोचो, ऐसे अगर मैं तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेस में तो कितना ज्यादा होता होगा ये चीज। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर डेप्रिसिएशन तुम कैलकुलेट नहीं करोगे तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्यूरेट नहीं आ पाएगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुमको पता नहीं लग पाएगी। तो ये एक और फायदा है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, ठीक है। अच्छा सर और क्या फायदा है, और फायदा छोड़ो, इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है कि इनकम टैक्स कहता है कि अगर तेरे को डिडक्शन लेनी है ना डेप्रिसिएशन की, तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चल, और अकाउंटिंग हम अब तुम तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को चार्ज करके चल। इनकम टैक्स में डिडक्शन देखो, डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलती है, वो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन तो तब लोगे ना जब तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे। बोले कि हाँ सर ठीक है,
चलो, तो सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डेप्रिसिएशन को लेकर जो आज हमने अभी पढ़े, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद की बातें मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में आपको बता दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आज मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई, पर थ्योरी ध्यान रखना 11th क्लास में थ्योरी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जितने प्रैक्टिकल है। बल्कि मैं तो कहूँगा प्रैक्टिकल के बराबर ही तुम थ्योरी को इम्पोर्टेंस देकर चलोगे तो तुम्हारा फायदा रहेगा। तो थ्योरी से कभी भी पीछा मत छुड़ाओ और इसको भी साथ के साथ पढ़ते चलो, क्योंकि थ्योरी में तो काम आती है। प्रैक्टिकल तो क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, सर हमको पैटर्न समझ आ जाता है, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस तरह से होता है। मगर थ्योरी भी उतनी ही जरूरी है भैया, तो थ्योरी भी पढ़ के चलो। ऐसे ही नहीं कि थ्योरी को पे ध्यान ही दे रहे, क्योंकि मैं मानता हूँ थ्योरी में तुमको नींद आती है, बोरिंग लगती है, मगर थ्योरी भी अगर समझ के चलोगे तो इंटरेस्टिंग ही लगेगी, ठीक है। याद होने लग जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी थ्योरी की भी। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तुम्हारे बार बार करने से इमेज बन जाती है ना, कि इसमें तो सर ये यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो वैसे ही सर इसकी भी बन जाएगी। बस कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है। तो चलिए, मेरी वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू। अच्छा, और एक और बात कहूँ, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना अकाउंट्स की उतने परफेक्ट होते जाओगे। वही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। जैसे तुम 10th क्लास में तुमको मैथ्स के लिए बोलते थे ना, भाई मैथ्स तो जितनी बार सॉल्व करेगा उतना तो परफेक्ट होता जाएगा। तो भैया देखो सेम चीज, बल्कि इससे भी ज्यादा ही मैं तो बोलूंगा, अकाउंट्स को भी इतनी जरूरत होती है यार। और अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें तुम फुल में से फुल भी ला सकते हो चाहो तो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा किस्मत और तुम्हारी मेहनत तुम्हारा साथ दे दो। मतलब मेहनत का साथ तो तुम दोगे, किस्मत थोड़ा अपने आप साथ दे देगी। बस ध्यान रखना, अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मगर थ्योरी जरूर पढ़ कर चलना और समझ कर चलना। आगे जब प्रोफेशनल कोर्स करने जाओगे तो थ्योरी भी काम आती है। थ्योरी को बच्चे यूं ही समझ लेते हैं, मगर थ्योरी बहुत काम की चीज होती है। तो थ्योरी भी पढ़कर चलना, पीछा मत छुड़ाना थ्योरी से कि सर नींद आती है, ये आती है। नहीं भाई, नंबर तो थ्योरी के भी है ना, 30 नंबर तो थ्योरी के भी होते हैं। मैं तो मानता हूँ हर एक पेपर में मिनिमम 30% के आसपास, अप्रोक्स 30% के आसपास थ्योरी के भी मार्क्स होते ही होते हैं। तो उससे पीछा मत छुड़ाओ, उसको पूरा करते हुए चलो, तुम्हारे नंबर बढ़िया आएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम ये करते हैं कि सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, थ्योरी को ऐसे पढ़ते चलते हैं, सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर जब पेपर सामने आता है ना, फिर अरे साला ये क्या हो गया, है ना। तो थ्योरी भी पढ़ते हुए चलो, फायदे में रहोगे, ठीक है। बढ़िया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो, ठीक है।